गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ टाउन्स, नगरों का वर्गीकरण तथा प्रकार्य। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नगर होते क्या हैं, किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें यूज किए गए हैं। पहले हमने जैसे जो वीडियो डाली है, जो आपने देखी होगी, उसमें हमने पढ़ा है सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। तो अब देखिए, नगरों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मीनिंग ऑफ टाउन्स, नगर का क्या अर्थ है। देखिए, नगर ऐसे सघन व स्थायी बसे हुए मानवीय अधिवास होते हैं जिनमें गैर कृषिगत क्रियाकलापों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक तथा सामुदायिक सेवाओं संबंधी कार्यों की प्रधानता होती है। जैसे हम देखते थे कि जो रूरल सेटलमेंट्स थी हमारी, उसके अंदर क्या है भाई, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कृषि मुख्य रूप से क्या है, व्यवसाय का आधार है। लेकिन नगरों के अंदर क्या है, गैर कृषिगत जो कार्य क्या है, क्रियाकलाप जैसे उद्योग है, परिवहन, व्यापार, प्रशासनिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, इस प्रकार की क्या है सेवाएं इनमें आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, ये तो था एक नगर का अर्थ सिंपल वे में। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स में हम क्या देखते हैं, देखिए, कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक नगर की अपनी अलग विशेषता होती है। सभी नगर अपने आकार, प्रकार, बसाव स्थिति तथा कार्यों आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। ये बात हम भी देखते हैं कि अलग अलग नगर हैं जो उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं। कहने का मतलब है कि एक नगर में भी बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। परंतु एक नगर भूगोलवेता की दृष्टि में नगर का प्रकार ये सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नगर की अर्थव्यवस्था तथा उसके आंतरिक पक्ष का ज्ञान होता है। कहने का मतलब है कि नगर के अंदर किन किन क्रियाकलाप, किस किस प्रकार के क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं, इन सबकी आंतरिक जो जानकारी है वो लेनी क्या है, किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर जरूरी होती है। R.E. डिकिंसन के अनुसार कार्य जो नगर के अंदर किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती, जैसे अभी हमने जिक्र किया इसके अंदर कि उसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं। जैसे कोई व्यापार का है, कोई परिवहन का है, कोई उद्योग का है, कोई प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो यानी डिकिंसन के अनुसार कार्य नगरीय जीवन को चलाने वाली शक्ति है और उसके विकास तथा आकृति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ये क्लासिफिकेशन से संबंधित डिकिंसन ने बताया है। नगरों के आरंभ में बहुत से भूगोलवेताओं ने नगरों का उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण किया, यानी साइज के आधार पर, भाई कोई कितना बड़ा नगर है उसके आधार पर क्या है, उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। परंतु डिकिंसन का मत है कि नगरों के आकार की अपेक्षा उनके कार्यों का अधिक महत्व है। कार्य मतलब उसके अंदर जो किए जाते हैं, क्योंकि इससे हमें तुलना करने के लिए आधार मिलता है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए, वर्गीकरण है जो नगरों का, उसको वैसे नहीं किया जाता है, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड भी इसमें यूज किए जाते हैं। अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग प्रकार के स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके नगरों का वर्गीकरण किया है, अनेक विधियों के आधार पर क्या है, नगरों का वर्गीकरण किया है। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नगर केवल एक कार्य तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। हम भी देखते हैं हमारे नगरों में अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं, अलग अलग उसके अंदर मार्केट होती हैं, उसके अंदर वो अलग अलग प्रकार के क्या है कार्य क्रियाओं को क्या है संपादित करती हैं। तो इसी प्रकार देखिए, नगर केवल एक कार्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे बहुमुखी कार्यों और व्यवसायों को संपादित कर रहे होते हैं। अतः कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना कठिन काम है। फिर भी किसी नगर को उसके प्रधान कार्य के आधार पर विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। जैसे रोहतक एक शैक्षणिक नगर है। कहने का मतलब है कि कई बार जो नगर होते हैं वो अपने आप में ही कुछ विशेष क्रियाकलापों के कारण क्या है प्रसिद्ध होते हैं। जैसे अभी हमारे बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया कि रोहतक एक शैक्षणिक नगर है। कुरुक्षेत्र धार्मिक नगर है कि बहुत बार सारे मंदिर हैं वहाँ पर। जैसे आप जाओगे तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें क्या है देखने को मिलती है। एक तरह से धार्मिक नगर है। और भी बहुत सारे शैक्षणिक नगर हैं दुनिया में, धार्मिक नगर भी हैं। इंडिया का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। चंडीगढ़ क्या है, प्रशासनिक नगर है। फरीदाबाद और पानीपत क्या है, औद्योगिक नगर हैं। परंतु यह जानकारी किसी वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर प्राप्त नहीं की गई, बल्कि यह बात सुनी सुनाई है, वह सामान्य ज्ञान पर आधारित है। नगरों का वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है।
यानी जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करते हैं तो क्या है, अनेक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। वैसे तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि रोहतक शैक्षणिक नगर है, पानीपत और हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद है क्या है, औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, कुरुक्षेत्र धार्मिक नगर जैसे बताया। लेकिन ये क्या है, बात एक तरह से साइंटिफिक नहीं है, तो इनको हम साइंटिफिक बनाने के लिए क्या है, अलग अलग विधियों का, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने क्या है उपयोग किया है, अलग अलग मेथड्स का। इस अध्ययन में नगरों के कार्यिक वर्गीकरण की विधियों का वर्णन क्या है किया गया है। कुछ विधियाँ इसमें बताई गई हैं, जैसे हम जो पहले जो विधि पढ़ते हैं इम्पेरिकल मेथड्स, या हिंदी में पर्यवेक्षण अथवा अनुभाविक अथवा परंपरागत विधि। दूसरा है इम्पेरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड। तीसरा है शुद्ध सांख्यिकी विधि। यानी 3 विधियों को क्या इस प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं उसमें क्या शामिल किया गया है और उसके आधार पर क्या है वर्गीकरण नगरों का किया गया है। तो पहले हम विधि पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इम्पेरिकल मेथड के अंदर या पर्यवेक्षण या अनुभाविक या परंपरागत विधि, देखिए अलग अलग इसके नाम है, एक ही बात है ये। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इस विधि का प्रयोग करके नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किया है। जैसे मार्शल अरूसो है, इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है नगरों का। 1921 में मार्शल अरूसो ने नगरों को उनके कार्यों के आधार पर, जो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनके आधार पर 6 वर्गों तथा 28 उपवर्गों में विभक्त किया है। अरूसो ने यह माना कि प्रत्येक नगर कई कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं। ये बात तो सच्चाई है कि एक नगर के अंदर क्या है बहुत सारे कार्य किए जा रहे होते हैं साथ साथ में, ठीक है। लेकिन इन कार्यों में कोई एक कार्य अन्य सभी कार्यों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही बात जैसे हमें अपनी पढ़ रहे थे कि जैसे कुरुक्षेत्र है आपका, फरीदाबाद है, पानीपत है, यानी ये नगर रोहतक है, अपने आप में क्या है एक विशेष कार्य ज़्यादा अन्य कार्यों की अपेक्षा ज़्यादा संचालित करते हैं। तो उसके आधार पर क्या है उसकी एक अलग पहचान बन जाती है और उसके आधार पर क्या है उसको बोलते हैं कि औद्योगिक नगर है, शैक्षणिक नगर है, धार्मिक नगर है, ठीक है। तो इसमें देखिए उसने 6 वर्गों और 28 उपवर्गों में विभक्त किया और उसने यह माना कि प्रत्येक नगर कई कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं, लेकिन इन कार्यों में कोई एक कार्य अन्य सभी कार्यों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जैसे पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगरों को 2 उपवर्ग बताए हैं, राजधानी नगर, राजस्व नगर। सुरक्षा नगर के अंदर देखिए 3 सब पार्ट्स हैं, किला नगर, छावनी नगर और नौसैनिक नगर। यानी इनके जो इन्होंने 6 माने थे उसके क्या है 28 उपवर्ग हैं अरूसो के अनुसार नगरों के। फिर सुरक्षा नगरों के अंदर भी हमने देख लिया 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सांस्कृतिक नगर है, उसके अंदर देखिए गिरजा वाले नगर हैं, विश्वविद्यालय वाले नगर हैं, कला नगर हैं, धार्मिक नगर हैं, तीर्थ यात्रा विश्राम वाले नगर हैं। उसके बाद में उत्पादन नगर हैं, जैसे औद्योगिक नगर हैं, व्यावसायिक नगर हैं, वित्तीय नगर हैं। इसी प्रकार से मनोरंजन नगर हैं, मनोरंजन नगरों के भी आगे उपवर्ग बनाए गए हैं अरूसो के अनुसार। स्वास्थ्य केंद्र नगर है, भ्रमण केंद्र नगर है, अवकाश केंद्र नगर है, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। आगे संचार नगर है, इसके भी कई भाग बनाए गए हैं, उपवर्ग बनाए गए हैं। जैसे संग्रह नगर है, इसके अंदर आगे खनिज है, बिजली संग्रह केंद्र है, गोदाम नगर है, वनों के समय प्रति वन संग्रह केंद्र हैं। ये क्या है सारे के सारे संग्रह नगर के सब पार्ट्स हैं। वितरण नगर के अंदर देखिए आयात केंद्र है, निर्यात केंद्र है, रसद आपूर्ति केंद्र है। इसी तरह स्थानांतरण नगर है, बाजार केंद्र, जलप्रपात केंद्र, पुल वाले नगर, विभिन्न मार्गों के मिलन केंद्र, जवार सीमांत वाले नगर, नौ परिवहन सीमांत नगर। यानी ये अरूसो का वर्गीकरण है जिसने क्या है 6 मुख्य है और 28 उपवर्गों में क्या है नगरों के वर्गीकरण को क्या है आधार इसने नगर मतलब बनाया है, यानी किए हैं वर्गीकरण इसके 6 के 28 आगे उपवर्ग बनाए हैं। आगे है आपका एक R.D. मैकेंजी का वर्गीकरण है। इन्होंने भी अरूसो के जो वर्गीकरण है उसको क्या है आधार बनाया। देखिए हम देखते हैं किताब के अकॉर्डिंग। सन 1925 में मैकेंजी ने मार्शल अरूसो के वर्गीकरण को आधार मानकर नगरों के उत्पादन तथा वितरण को कार्यों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। उन्होंने 6 में बांटा था, इन्होंने क्या है 4 में बांटा है। इन्होंने भी आगे देखिए पहला है प्राथमिक सेवा केंद्र। इस प्रकार के नगर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा महानगर के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। व्यवसायिक केंद्र हैं, आगे ये नगर वस्तुओं के एकत्रीकरण तथा वितरण का कार्य करते हैं। फिर औद्योगिक केंद्र है, ये नगर केंद्र विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधों में लगे हुए हैं। अन्य केंद्रों में मनोरंजन और स्वास्थ्यवर्धक स्थान आते हैं जो उपयुक्त जो तीनों में से किसी भी कार्य में विशिष्टता नहीं रखते। तो यानी 4 प्रकार इन्होंने बनाए हैं
मैकेंजी महोदय ने। आगे एक और वर्गीकरण है, डब्ल्यू विलियन ओल्सन का वर्गीकरण है, और भी आगे वर्गीकरण आएंगे इसमें। तो ओल्सन के अनुसार क्या है, ओल्सन ने उत्तरी स्वीडन, ये यूरोप का कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये पढ़ते हैं हम जैसे देखते हैं मानचित्र पे। तो ओल्सन ने उत्तरी स्वीडन के नगरों को 3 वर्गों में बांटा है। औद्योगिक नगर, जिसके अंदर खनिज धातु उत्खनन नगर है, कोयला उत्खनन नगर है, तेल उत्पादक नगर है, कपड़ा उत्पादक नगर है, सेलुलोज उत्पादक नगर है, फिर वाणिज्य और रेलवे नगर है। तो यानी उसके आधार पर क्या है, इन्होंने अनेक आधारों पर क्या है नगरों का वर्गीकरण किया है। उसके बाद में है जेम्स का एक वर्गीकरण, इन्होंने भारत के संदर्भ में दिया है। जेम्स ने भारत के नगरों को उनके कार्यों के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा। ये 6 श्रेणियाँ इन्होंने बताई। राजधानी नगर है इंडिया के अंदर, धार्मिक नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, छावनी नगर हैं, बाजार नगर हैं और बंदरगाह नगर हैं। जेम्स ने भारत को क्या है 6 वर्गों में या 6 श्रेणियों में नगरों को बांटा है। आर.बी. हाल ने जापानी नगरों को उनके विकास के आधार पर सुरक्षा नगर, प्रशासनिक नगर, धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर, आधुनिक औद्योगिक व्यापारिक नगर में क्या है बांटा है। उसके बाद में और वर्गीकरण है, हम देखते हैं इसमें। वी नाथ का वर्गीकरण है। वी नाथ ने अपने लेख अर्बनाइजेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ में भारतीय नगरों को 8 प्रकार के नगरों में बांटा है, परंतु उनका आधार यह भी था कि नगर किस प्रकार के प्रकार्य पर निर्भर करता है। ये थी हमारी इम्पेरिकल मेथड, जिसमें अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग नगर भूगोलवेताओं ने नगरों का वर्गीकरण किया है। जापान का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, स्वीडन का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, भारत का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये एम्पेरिकल मेथड के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद में अनुभाविक अथवा पर्यवेक्षण व सांख्यिकी विधि, इम्पेरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड। यह क्या है, देखिए नगरों के वर्गीकरण की विधि। यह विधि गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों विधियों का मिश्रण है। नगरों की कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। इनमें मनोरंजन, स्वास्थ्य, भ्रमण, संस्कृति आदि प्रमुख हैं। इन कार्यों का मात्रात्मक विश्लेषण आसान नहीं होता, परंतु जनगणना संबंधी आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों विधियों का समावेश इसमें किया गया है। तो C.D. हैरिस है, ये बड़े प्रसिद्ध हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। तो देखिए C.D. हैरिस ने क्या किया है, सन 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 948 नगरों की जनसंख्या के व्यावसायिक आंकड़े संकलित किए हैं। उन्होंने इन नगरों में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अलग अलग प्रतिशत निकाला तथा इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत मूल्यों के आधार पर जो अलग अलग जो परसेंटेज निकाली हैं कि किस व्यवसाय में किस प्रकार की जनसंख्या लगी हुई है, तो उन प्रतिशत मूल्यों के आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हैरिस ने अपने वर्गीकरण को क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस कहा है, और उन्होंने क्या है इनको 948 जो नगर हैं उनको क्या है 9 वर्गों में बांटा है। जैसे पहले भी हमने अलग अलग भूगोलवेता देखे हैं, उन्होंने भी क्या है नगरों के वर्गीकरण को आगे क्या है सब पार्ट्स में बांटा है। तो उन्होंने 1948 जो नगर हैं उनको 9 वर्गों में रखा। पहला जैसे औद्योगिक नगर, अगर किसी प्रदेश में कुल श्रमिकों का 74% भाग औद्योगिक क्रियाकलापों में कार्यरत होगा तो वो क्या है औद्योगिक नगर होगा। इसी प्रकार से थोक व्यापार वाले नगर बताए, जिनमें कुल श्रमिकों का 20% से अधिक भाग क्या है थोक व्यापार में संलग्न होता है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार खुदरा व फुटकर व्यापार वाले नगर की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 50% भाग फुटकर व्यापार में लगा होना चाहिए, लेकिन फुटकर व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या थोक व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या का दुगने से अधिक अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार के अगर नगर हैं तो वो क्या बोलते हैं उनको खुदरा व फुटकर व्यापार वाले नगर। इसी प्रकार विभिन्न कार्यों वाले नगर हैं कि कार्यरत जनसंख्या का 70% से कम उद्योगों में, 20% से कम थोक व्यापार में और 50% से कम खुदरा व्यापार में संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार के जो नगर हैं विभिन्न कार्यों वाले नगर कहलाते हैं C.D. हैरिस के अनुसार। परिवहन नगर है इसी प्रकार से कार्यशील जनसंख्या का कि उस प्रदेश के अंदर जो कार्यशील जनसंख्या उसका 11 या इससे अधिक प्रतिशत परिवहन एवं संचार सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो नगर है वो क्या है परिवहन नगरों में क्या है आते हैं। आगे है खनन नगर। कुल कार्यशील जनसंख्या का 15% भाग खनन कार्यों में अगर लगा हुआ है तो C.D. हैरिस के अनुसार इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो खनन नगर के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। फिर है विश्वविद्यालय नगर। नगरों की शिक्षण संस्थाओं में नगर की कुल जनसंख्या का 25% भाग क्या इनरोल्ड या पंजीकृत होना चाहिए विश्वविद्यालय नगर के अंदर।
फिर है मनोरंजन एवं स्वास्थ्यवर्धक नगर। इन नगरों के लिए किसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ये वे नगर हैं जिनमें व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है। इनमें वे नगर भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें अन्य नगरों से आने वाले लोग पूरा साल या कुछ महीनों के लिए अवकाश नगर के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब घूमने फिरने के लिए क्या है, प्रयोग में आने वाले स्थानों को क्या है, इस प्रकार की कैटेगरी के अंदर क्या है, सी.डी. हैरिस ने शामिल किया है। अन्य प्रकार के नगर हैं कुछ, राजनीतिक केंद्र, सैन्य नगर, मत्स्य उत्पादन या कृषि से जुड़े व्यवसाय वाले केंद्र या वित्तीय केंद्र को अन्य प्रकार के नगरों की कैटेगरी में रखा गया है। फिर इनकी आलोचना भी हुई है हैरिस की। हैरिस ने विभिन्न व्यवसायों के नगरों के निर्धारण के लिए अलग अलग प्रतिशत मूल्यों का चयन किया। किस आधार पर किया, यानी जो परसेंटेज निकाली उन्होंने कि ये इतने परसेंट वाले शामिल कर दिए, जैसे 948 नगरों में कि भाई ये इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, इस कैटेगरी में, तो वो प्रतिशत किस आधार पर इसने निकाला है। ये क्या है, एक तरह से आलोचना का केंद्र इसका पॉइंट है कि हैरिस ने विभिन्न व्यवसाय के नगरों के निर्धारण के लिए अलग अलग प्रतिशत मूल्यों का चयन किस आधार पर किया है, कि उनका आधार ही क्या है, आलोचना के मध्य में आया है। इस कार्यात्मक वर्गीकरण में नगरों के समस्त संभव प्रकारों को प्रदर्शित नहीं किया गया, यानी और भी बहुत से संभव प्रकार हैं उनको क्या है, प्रदर्शित नहीं किया गया इस विधि के अंतर्गत। तो ये 2 विधियाँ थी। आज आगे जो हमारी एक विधि बचती है उस पर ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।